सुंदर के मन में ऐसी कशमकश पहले शायद कभी भी नहीं हुई थी। वह अपने ही ख्यालों में उलझ कर रह गया था। सुंदर बचपन से ही ये सुनता आ रहा था कि औरत घर की लक्ष्मी होती है। जब वह पत्नी बनकर किसी मर्द की जिंदगी में आती है तो मर्द की किस्मत ही बदल जाती है। सुंदर सोचता था कि क्या उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। कलावती की पत्नी बनकर उसकी जिंदगी में आने के बाद क्या उसकी किस्मत ने भी करवट ली थी? यह सच्चाई कुछ और ही थी। खूब गोरी चिट्ठी, तीखे नाक नक्श और देह के मामले में खूब गदराई कलावती से शादी करने के बाद सुंदर की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आया था। पर इस बदलाव के अंदर कोई ऐसी गांठ थी जिसको खोलने की कोशिश में सुंदर हमेशा बेचैन हो जाता था। एक फैक्ट्री में क्लर्क के रूप में 8,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाला सुंदर अपनी माली हालत की वजह से खाते पीते दोस्तों से काफ़ी दूर रहता था। सुंदर अपने दोस्तों की महफिल में बैठने से कतराता था। उसके कतराने की वजह थी पैसों के मामलों में उसकी हल्की जेब। सुंदर की जेब में आमतौर पर इतने पैसे नहीं होते थे कि वह दोस्तों के साथ बैठकर किसी रेस्टोरेंट का मोटा बिल चुका सके। लेकिन शादी हो जाने के बाद एकाएक ही सब कुछ बदल गया। सुंदर की अहमियत उसके दोस्तों में बहुत बढ़ गई थी। बड़ी बड़ी महंगी पार्टियों से उसको न्योते आने लगे थे। बात दूर की हो तो एकाएक ही सुंदर पर बहुत मेहरबान हुए। अमीर दोस्त उसको लाने के लिए अपनी चमचमाती गाड़ी भेज देते थे, पर किसी भी दोस्त के यहाँ से आने वाला न्योता अकेले सुंदर के लिए कभी भी नहीं होता था। उसको पत्नी कलावती के साथ आने के लिए ही जोड़ दिया जाता था। कई दोस्त तो बहाने से सुंदर के घर तक आने लगे थे और कलावती के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीने की फरमाइश भी कर देते थे। चाय पीने के बाद दोस्त कलावती की जमकर तारीफ करना नहीं भूलते थे। एक दोस्त ने तो कलावती के हाथ की बनी चाय की तारीफ में यहाँ तक कह डाला था, कमाल दूध चीनी या पत्ती में नहीं, भाभी जी के हाथों में है। कम पढ़ी लिखी और बड़े ही साधारण परिवार से आई कलावती अपनी तारीफ से फूली नहीं समाती थी। उसके गोरे गोरे गाल लाल हो जाते थे और जोश में वह तारीफ करने वाले दोस्त को फिर से चाय पीने के लिए आने का न्योता दे देती थी। सुंदर अपने दोस्तों को कराने के लिए मना भी नहीं कर सकता था। आखिर दोस्ती का मामला जो था, लेकिन वह उन दोस्तों से इतना तंग होने लगा था कि उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। सुंदर का एक दोस्त हरीश विदेशी चीज़ों का कारोबार करता था। वह कारोबार के सिलसिले में अक्सर दिल्ली और मुंबई जाता रहता था। वह उम्र में सुंदर से ज़्यादा होने के बावजूद अभी भी कुंवारा था। हरीश काफ़ी शौकीन किस्म का इंसान था, दोस्तों की मंडली में सबसे ज़्यादा रुपए खर्च करने वाला भी। हरीश जब कभी सुंदर के घर उससे मिलने जाता था तो कलावती के लिए विदेशी चीज़ें तोहफे में ले जाता था। हरीश के लाए तोहफों में महंगे परफ्यूम और लिपस्टिक शामिल रहती थी। ऐसे तोहफों को देखकर कलावती खिल जाती थी। इस तरह की चीज़ें औरतों की कमजोरी होती है और इस कमजोरी को हरीश पहचानता था। सुंदर को अपनी बीवी कलावती पर हरीश की मेहरबानी और दरियादिली अखरती थी। वैसे तो शादी के बाद सभी दोस्त ही सुंदर पर मेहरबान नजर आने लगे थे, मगर हरीश की मेहरबानी जैसे खुली गुस्ताखी में बदल रही थी। सुंदर को उस वक्त हरीश उसकी मर्दानगी को ही चुनौती देता नजर आता जब वह विदेशी लिपस्टिक कलावती को तोहफे में देते हुए साथ में एक गहरी मुस्कुराहट से कहता, मैं शर्त के साथ कहता हूँ भाभी जी कि इस लिपस्टिक का रंग आपकी पर्सनैलिटी से गजब मैच करेगा। हरीश के तोहफे से खुश कलावती थैंक यू कहकर जब उसका स्वीकार करती तो सुंदर को ऐसा लगता जैसे वह उसके हाथों से फिसलती जा रही है। हरीश के पास अपनी गाड़ी भी थी। उसकी गाड़ी में बैठते हुए कलावती की गर्दन जैसे शान से तन जाती थी। कलावती को गाड़ी में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठना अच्छा लगता था।
इसीलिए वह गाड़ी की अगली सीट पर हरीश के साथ ही बैठती थी। मधुरन सुंदर को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर संतोष करना पड़ता था। शहर में जब कोई नई फिल्म लगती थी तो हरीश सुंदर से पूछे बिना ही 3 टिकट ले आता था, इसीलिए मना करने की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। जब कलावती फिल्म देखने के लिए तैयार होती थी तो मेकअप के लिए उन्हीं चीज़ों को खास तौर पर इस्तेमाल करती जो हरीश उसे तोहफे में देता रहता था। सिनेमा जाने के लिए जब कलावती सज धज कर तैयार हो जाती तो बड़े बिंदास अंदाज में हरीश उसकी तारीफ करना नहीं बोलता था। वह कलावती के होठों पर उतरी लिपस्टिक के रंग की खास तौर पर तारीफ करता था। ये देखकर सुंदर एक बार तो जैसे अंदर से उबल पड़ता था, मगर ये उबाल बासी कड़ी में आए उबाल की तरह ही होता था। सिनेमा घर में कलावती सुंदर और हरीश की बीच वाली सीट पर बैठती थी। उसके बदन में से निकलने वाली परफ्यूम की तीखी और मादक गंध दोनों के ही रत्नों में बराबर पहुंचते थे। परफ्यूम की गंध ही क्यों, बाकी सारे एहसास भी बराबर ही होते थे। अंधेरे सिनेमा घर में अगर कलावती की एक मरमरी टंगी बाहर रह रहकर सुंदर को छूती थी तो वह इस ख्याल से बेचैन हो जाता था कि कलावती की दूसरी मरमरी बाह हरीश की बाह को छू रही होगी। सिनेमा घर में हरीश दूसरी गुस्ताखियों से भी बाहर नहीं आता था। सुंदर से कानाफूसी के अंदाज में बात करने के लिए वह इतना आगे को झुक जाता था कि उसका चेहरा कलावती के उभारों को छू लेता था। जब सुंदर इस दौर से गुजरता तब मन में इरादा करता कि वह खुले शब्दों में हरीश को अपने यहाँ आने से मना करेगा, पर बाद में वह ऐसा नहीं कर पाता था। शायद उसमें ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं थी। शायद वह बुज़दिल था। हरीश की हिम्मत और बेबाकी लगातार बढ़ती गई। पहले तो सुंदर की मौजूदगी में ही वह उसके घर आता था, मगर अब वह उसकी गैर मौजूदगी में भी आने जाने लगा था। कई बार सुंदर काम से घर वापस आता तो हरीश उसको घर में कलावती के साथ चाय की चुस्कियां भरते हुए मिलता। हरीश को देखकर सुंदर कुछ कह नहीं पाता, मगर गुस्से के मारे ऐंठ जाता। सुंदर को देख हरीश बेशर्मी से कहता, इधर से गुजर रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता चलो। तुम घर में नहीं थे, मैं वापस जाने ही वाला था कि भाभी जी ने जबरदस्ती चाय के लिए रोक लिया। तो मैं जानता था कि हरीश शराफत झूठ बोल रहा था, मगर वह कुछ कर भी नहीं पाता। जो चीज़ अब सुंदर को ज़्यादा डराने लगी थी वह थी कलावती का हाथों से फिसल कर जाना। कुछ दिन तक सुंदर के अंदर विचारों की अजीब सी उथल पुथल चलती रही, पर हालात के साथ समझौता करने के अलावा उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था। सुंदर को मालूम था कि उस जैसे साधारण आदमी की सोसाइटी में जो शान बनी हुई है वह उसकी हसीन बीवी के चलते ही बनी थी, वरना 5 सितारा होटलों, फार्म हाउस की महंगी पार्टियों में शिरकत करना उसके लिए एक हसरत ही रहती। एक सच ये भी था कि पिछले कुछ महीनों से सुंदर को इन सब चीज़ों से जैसे एक लगाव हो गया था। ये लगाव ही जैसे कहीं न कहीं उसे उसकी मर्दानगी को पलीता लगाता था। कलावती भी जैसे अपने रूप रंग की ताकत को पहचानने लगी थी। तभी तो सुंदर के हरीश सरीखे दोस्तों से कई फरमाइशें करने से वह कभी झिझकती नहीं थी। देखा जाए तो शादी के बाद कलावती की ख्वाहिशें सुंदर की जेब से नहीं बल्कि उसके दोस्तों की जेब से पूरी हो रही थी। सुंदर को यह भी एहसास हो रहा था कि झूठी मर्दानगी में खुद को धोखा देने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसका कोई दोस्त उसकी बीवी की होठों के लिए लिपस्टिक का रंग पसंद करता था तो उसके असली माने क्या हो सकते थे। अपनी खूबसूरत बीवी के खोने का डर सुंदर को लगातार सता रहा था। इस डर के बीच कई तरह की बातें सुंदर के मन में अचानक ही उठने लगी थी। पति की जगह एक लालची इंसान उसके विचारों पर हावी होने लगा। सुंदर को लगने लगा था कि उसकी बीवी वास्तव में खूबसूरत थी और उसके यार दोस्त काफ़ी सस्ते में ही उसको इस्तेमाल कर रहे थे। अगर उसकी खूबसूरत बीवी अमीर दोस्तों की कमज़ोरी थी
तो उनकी इस कमजोरी का फायदा वह अपने लिए क्यों नहीं उठाता था। इस बात पे कोई शक नहीं कि हरीश जैसे अमीर और रंग मिजाज दोस्त कलावती के कहने पर उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। सुंदर की सोच बदली तो उसकी वह तकलीफ भी कम हुई जो दोस्तों के अपनी बीवी से रिश्तों को लेकर उसके मन में बनी हुई थी। शर्म और मर्दानगी से किनारा करके सुंदर ने मौका पाकर कलावती से कहा, क्या तुमको नहीं लगता कि हमारे पास भी रहने के लिए एक अच्छा घर और सवारी के लिए अपनी कार होनी चाहिए। इस पर कलावती की होठों पर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट फेंक गई। उसे जवाब में कहा, तुम्हारी 8,000 रुपये की तनख्वाह को देखते हुए मैं इन चीज़ों के सपने कैसे देख सकती हूँ। कुछ कोशिश करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। और वह कैसे? अगर हमारी आमदनी का कोई एक्स्ट्रा जरिया बन जाए तो कुछ दिनों में ही हमारे दिल भी बदल सकते हैं। मगर ऐसा कोई जरिया बनेगा कैसे? कलावती ने पूछा। हरीश का काफ़ी अच्छा कारोबार है। अगर वह चाहे तो बड़ी आसानी से हमारे लिए भी कोई आमदनी का अच्छा सा जरिया बन सकता है। एक बेशर्म और लालच से भरी मुस्कुराहट होठों पर लाते हुए सुंदर ने कहा। सुंदर की बातों पर कलावती की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। पति उससे जो कहने के लिए भूमिका तैयार कर रहा था उसे वह समझ गई थी। जिस दिन सुंदर ने कलावती से आमदनी का अच्छा जरिया वाली बात की, उसी दिन कलावती काफ़ी रात हुए घर आई। हरीश उसको अपनी गाड़ी से घर के बाहर तक छोड़ने आया था। ये शायद पहला मौका था जब हरीश घर के अंदर नहीं आया था। कलावती अकेले ही अंदर आए थे। उसके होठों की फीकी पड़ी लिपस्टिक और बिखरे बिखरे बाल जैसे खुद ही कोई कहानी बयान कर रहे थे। सब कुछ समझाते हुए भी सुंदर आज उसे अनदेखा करने के मूड में था। कलावती ने सुंदर को कुछ कहने या सवाल करने का मौका ही नहीं दिया। होठों के एक कोर पर फैले लिपस्टिक को हाथ के अंगूठे से साफ करते हुए कलावती ने कहा, मैंने हरीश से बात की है। वह बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ही हमें अपने काम में 10% की पार्टनरशिप देने को तैयार है। इसके लिए मुझे उसके दफ्तर में बैठकर ही कामकाज में उसका हाथ बटाना होगा। हरीश जो भी सामान बेचता है वह सब औरतों के इस्तेमाल में आने वाला है। इसीलिए उसको लगता है कि एक औरत होने के नाते मैं उसके कारोबार को बेहतर तरीके से देख सकती हूँ। जब एक्स्ट्रा आमदनी रेगुलर आमदनी की शक्ल ले लेगी तो मैं बेशक नौकरी छोड़ दूँगी। तुमको मेरे इस फैसले पर कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुंदर ने उतावलेपन से कहा। इसके बाद कलावती हरीश के दफ्तर में जाने लगी। कई बार कलावती खुद चली जाती और कभी उसको लेने के लिए हरीश की गाड़ी आ जाती। रात को कलावती अक्सर 9-10 बजे से पहले घर नहीं आती थी। कभी रात को हरीश का ड्राइवर घर पर उसे छोड़ने आता था और कभी हरीश खुद। कलावती अक्सर खाना भी खाकर ही आती थी। अगर वह खाना खाकर नहीं आती तो घर पर नहीं बनाती थी। सुंदर किसी ढाबे या होटल से खाना ले आता और दोनों मिलकर खा लेते थे। कलावती के रंग ढंग और तेवर लगातार बदल रहे थे। कई बार वह रात को घर आती तो उसके मुंह से तीखी गंध आ रही होती थी। ये तीखी गंध शराब की होती थी। कलावती के बेतरतीब कपड़ों और बिगड़ा हुआ मेकअप भी खामोश जबान में बहुत कुछ कहता था, मगर सुंदर ने इन सब चीज़ों की तरफ से जैसे आंखें मूंद ली थी। उसका फ़ोन अब जोश नहीं मारता था। जो दोस्त कभी सुंदर को घास नहीं डालते थे वह अपनी की गई मेहरबानियों की कीमत वसूले बिना कैसे रह सकते थे। अब तो सारा खेल जैसे खुला ही था। एक मर्द अपनी बीवी का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था और बीवी
सब कुछ समझते हुए भी अपनी खुशी से इस्तेमाल हो रही थी। इस सारे खेल में हरीश भी खुद को एक बड़े और चतुर खिलाड़ी के रूप में ही देखता था। कारोबार में 10% की साझेदारी का दांव खेलकर उसने अपने दोस्त की खूबसूरत बीवी पर एक तरह से कब्जा ही कर लिया था। अब उसको कई बहाने से दोस्त के घर जाने की जरूरत नहीं रह गई थी। वह पति की रजामंदी से खुद ही उसके पास जो आ गई थी। जल्द ही कलावती अपने बैग में नोटों की गड्डियां भरकर लाने लगी थी। कहने को तो नोटों की ये गड्डियां साझेदारी में 10% का हिस्सा थी, मगर असलियत में वह कलावती के जिस्म की कीमत थी। दिन बदलने लगे। केवल 1 साल में ही किराए के घर को छोड़कर सुंदर और कलावती अपने खरीदे हुए नए मकान में आ गए। नया खरीदा मकान जल्द ही टीवी से भर गया। टीवी ऐसी चीज, लेकिन इसके साथ ही साथ कलावती जैसे नाम की ही सुंदर की पत्नी रह रही थी। कलावती में घरेलू औरतों वाली कोई भी बात नहीं रह गई थी। अपने पति के कहने पर ही वह पैसा बनाने वाली एक मासन मशीन बन गई थी। लोग सुंदर के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ लोग तो पीठ पीछे ये भी कहने लगे थे कि कलावती बीवी तो थी सुंदर की, मगर सोती थी उसके दोस्त हरीश के साथ। 10% की वो जबानी साझेदारी के नाम पर अगर हरीश उनको कुछ दे रहा था तो बदले में पूरी शिद्दत से वसूल भी कर रहा था। कलावती के मासल जिस्म को उसने ताश के पत्तों की तरफ फेंट डाला था। सुंदर जब लोगों का सामना करता था तो उनकी शरारत से चमकी हुई आंखों में बहुत कुछ होता था। कुछ लोग तो इशारों ही इशारों में कलावती को लेकर सुंदर से बहुत कुछ कह भी देते थे, मगर इससे न ही तो अब सुंदर की मर्दानगी को चोट लगती थी और न ही उसका खून खोलता था। उसकी सोच तो मानो बेशर्म हो गई थी। हरीश जैसे रंगीन मिजाज रईस मर्दों और कलावती जैसी शादीशुदा औरतों के संबंध ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं और न ही इसकी उम्र ज्यादा लंबी होती है। हरीश का मन भी कलावती से भरने लगा था। उसने कलावती से छुटकारा पाने के लिए उसके प्रति बेरुखी दिखाना शुरू कर दी थी। कलावती ने उसकी बदली हुई नजरों को पहचान लिया था, मगर उसको इसकी कोई परवाह नहीं थी। हरीश से साफ तौर पर कलावती के लेन देन वाले संबंध थे और वह काफी हद तक इन संबंधों को पेश कर भी चुकी थी। मकान, घर का सारा कीमती सामान और गाड़ी हरीश की बदौलत ही तो थी। वैसे कलावती की नज़रों में भी हरीश बेकार होने लगा था। उसको और निचोड़ना मुश्किल था। हरीश ने साफ शब्दों में कलावती से छुटकारा मांगा। इसके बदले में कलावती ने भी एक बड़ी रकम मांगी। हरीश ने वह मांगी रकम कलावती को दे दी। हरीश से संबंध खत्म करने पर सुंदर ने कलावती से कहा, हमारे पास अब सब कुछ है, इसीलिए हमें पति पत्नी के रूप में अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आना चाहिए। सुंदर की बात पर कलावती खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मुझको नहीं लगता कि अब ऐसा हो सकता है। पति पत्नी का रिश्ता तो इस मकान की बुनियाद में कहीं दफन हो चुका है। क्या तुमको नहीं लगता कि पति बनने के बजाय तुम केवल अपनी बीवी के दलाल बनकर ही रह गए? ऐसे में मुझसे दोबारा कोई सती सावित्री बनने की उम्मीद तुम कर भी कैसे सकते हो? कलावती के जवाब से सुंदर का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। कलावती ने जैसे उसको आईना दिखा दिया था। कलावती वह औरत नहीं रह गई थी जो अब घर की 4 दीवारी में बंद होकर रह पाती। सुंदर भी जान गया था कि उसने अपनी बीवी को दोस्तों के सामने चारे के रूप में इस्तेमाल करके हासिल तो बहुत कुछ कर लिया था, मगर अपने ज़मीर और मर्दानगी दोनों को ही गंवा दिया था।
हरीश को छोड़ने के बाद कलावती ने सुंदर के एक और अमीर दोस्त दिनेश से संबंध बना लिए। उधर कलावती बाहर मौज मस्ती कर रही थी, इधर सुंदर ने खूब शराब पीनी शुरू कर दी। कभी कभी शराब पीकर सुंदर इतना बहक जाता कि गली मोहल्ले के बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उस पर कई तरह की फप्तियाँ भी कसते। कुछ फप्तियाँ तो ऐसी कड़वी और धारदार होती कि नशे में होने के बावजूद सुंदर खड़े खड़े ही जैसे सोबान मर जाता। जैसे शराब के नशे में एक बार जब सुंदर लड़खड़ाकर गली में गंदी नाली के पास गिर पड़ा तो वहाँ खेल रहे कुछ लड़के खेलना छोड़ उसे उठाने के लिए लपकने को हुए, तो उनमें से एक लड़के ने उनको रोक लिया और बोला, रहने दो, मेरा बापू कहता है कि यह अपनी औरत की घटिया कमाई खाने वाला एक गंदा इंसान है। इज्जतदार और शरीफ लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। एक लड़की का इतना ही कहना था कि बाकी लड़कों के कदम वहीं रुक गए। शराब के नशे में लड़खड़ाकर सुंदर गिरा जरूर था मगर बेहोश नहीं था। लड़की के कहे हुए शब्द गरम लावे की तरह उसके कानों में उतर गए थे। अपनी बुज़दिली और लालच के चलते आज सुंदर कितना नीचे गिर चुका था, इसका सही एहसास गली में खेलने वाले लड़के के मुंह से निकले शब्दों से उसे हो रहा था। तो दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।